नमस्कार मित्रों आज हम लोग जो देखेंगे वीडियो वह जीआईसी प्रवक्ता 2015 का दूसरा जो पेपर हुआ था उसका हम लोग जो है हल देखेंगे। ठीक है, यह आप लोगों का तीसरा सेट है। जो आप लोग जो है अगर नहीं देखे हो दो सेट तो इसके पहले हम दो सेट बना चुके हैं जीएस का, उसको आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। मित्रों आप लोगों के सामने है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान में उसके लिए 1956 में प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर मित्रों आपको हम बताएं तो वह उत्तर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मित्रों आप लोगों को इसकी व्याख्या अगर हम दें तो व्याख्या में आप लोग ये याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन और उत्सादन यानी कि सृजन और उत्सादन की अगर देखें व्यवस्था करने का अधिकार तो वह संसद को है। भारतीय संसद के पास यह अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 169 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद का गठन कर सकती है और उसका समापन भी कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके लिए क्या होता है कि यदि उस राज्य ने जिसके लिए जो है गठन करना है तो उस राज्य ने जो है ऐसा प्रावधान करने के लिए सिफारिश भेजा हो केंद्र के पास, और वो सिफारिश जो हो उसके विधान परिषद के द्वारा पारित किया गया हो, उपस्थित और जो है मतदान करने वाले सदस्य जो हैं उसका 2/3 बहुमत के साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको जो है आप रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे अगर तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में अगर आप लोग देखते हैं तो महिलाओं की साक्षरता दर जो है वह है आपका सबसे अधिक 87.9। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इतना जो है इसकी साक्षरता दर है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई। तो मित्रों इसमें से 1988 दिया गया है, 90 दिया गया है, 92, 94। तो इसमें आपका विकल्प जो सही है वो है 1990। सरकारीय आयोग की सिफारिश पर जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। मित्रों अगर हम देखें अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसके स्थापना का जो प्रावधान किया गया है तो वह आपके संविधान में 263 के अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 263 में इस तरह का जो प्रावधान जो है किया गया है सरकार अंतर्राज्यीय परिषद के स्थापना का। ठीक है, अच्छा अंतर्राज्यीय परिषद होता क्या है तो इसमें देखिएगा कि कई राज्यों का जो है क्या होता है एक संगठन होता है जिसमें उन राज्यों की समस्याओं पर जो है क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, उसका हल निकाला जाता है। अब इसमें देखिएगा क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। मित्रगण ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, हर जो है एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि किस जो है संशोधन के तहत या ये संशोधन जो किया गया तो वो किस अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस चीज़ को ये भी आ जाता है कब किया गया, तो इस चीज़ को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस संविधान संशोधन में जो है पंचायतों की जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आप लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो आपके 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई और ये 74वां संविधान संशोधन जो था आपके 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई, यानी कि संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायतों के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं सही आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। अब इसमें आप लोग देखिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन, मुक्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो यह मुक्त कानूनी सहायता जो है यह आपका बाद में जोड़ा गया था। बाद में जोड़ने का मतलब यहाँ पे यह है कि यह आपका 39 का में जो है व्यवस्था किया गया, यानी कि बाद में जोड़ा गया, पहले तो था नहीं, तो 39 में इसको एडजस्ट किया गया 39 का के तहत। ठीक है, आपको ये अगर इसको हम बताएं मुफ्त कानूनी सहायता क्या है, तो इस चीज़ को आप लोग जानिएगा कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी सहायता लेने के लिए एकदम से अयोग्य है, उसके पास पैसा नहीं है वकील का फीस जमा करने के लिए, वकील को जो है पैसा देने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसको फ्री सहायता दी जाती है, मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। जैसे अभी आप लोगों को एक उदाहरण बताएं कि मुंबई हमला हुआ, मुंबई हमला में जो हुआ उसमें अजमल कसाब जो है क्या है, अपराधी है। क्या अजमल कसाब का कोई भी जो है वकील वहाँ पाकिस्तान से यहाँ पे आएगा लड़ाई लड़ने? नहीं लड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में अजमल कसाब की बातों को रखने के लिए कोई न कोई होना चाहिए। तो ऐसे ही केसों में जो है ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जो है इस तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है कब गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था, तो इसमें आप लोग देखेंगे अगर तो 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। तो इसमें कब किया गया था मित्रगण? इसमें किया गया था 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। इसमें हम लोग अगर देखें तो सबसे लेटेस्ट की तरफ से नीचे की तरफ अगर बढ़ें हम लोग, तो आप लोग देखिएगा कि जाकिर हुसैन जी थे, राधा कृष्णन जी भी थे, बीबी गिरी भी थे, ये नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि हमारा उत्तर जो सही है वो पहला है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपके सामने है आठवां क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि भारत में राज्यसभा किसका जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें देखिएगा राज्यों की विधानसभाओं का कतई नहीं, भारतीय जनता का किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा करती है। राजनीतिक दलों का, तो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है कि राजनीतिक दल है उनका प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का, तो इसमें मित्रों राज्य जो हैं और संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती है। इस चीज़ से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि यह राज्यों की सभा होती है। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? राज्य होंगे। राज्य कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र का अधिकार होता है। जो केंद्र का अधिकार होता है वो संघ राज्य होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वतंत्र रूप से केवल राज्य होते हैं। तो इस तरह से राज्यों का जो है यह सभा होता है। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? डी। ठीक है मित्रगण, आगे हम अगर बढ़ें तो आगे का क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर तो आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? आप लोग को हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे कि कौन जो है इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपके सामने है, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या के.एम. मुंशी, या राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो आपके क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हाँ, एक चीज़ और आता है कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। यही जो है आप देखेंगे कि संसद की तरह जो काम करती थी जो ये सभा, उसकी भी जो है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कानून बनाते थे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, एक स्पीकर के तौर पर। आगे देखिएगा, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। इसमें आप लोग बताइएगा कि जनमत जो है, जनता का मत जो है, उसके निर्माण में कौन मुख्य तत्व होता है? परिवार होता है? नहीं होता है। स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय, शिक्षा संस्थाएं, इन सभी का योगदान नहीं। आप लोग स्वतंत्र प्रेस देखेंगे तो इसका योगदान होता है। आपको याद करने के लिए अगर हम ट्रिक बताएं तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही चुनाव आता है तुरंत ही क्या होता है कि एक सेकेंड कहाँ भैया आप आ गए यहाँ न्यूज लेकर के। ओके, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे कि चुनाव आता है तो मीडिया एकदम सारा का सारा मीडिया तंत्र जो होता है सारा कुछ जो है निकालने लगता है। पहले चुनाव के पहले ही रिजल्ट भी बताने लग जाता है कि हाँ कितना सीटें किसकी आ रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप लोग याद कर सकते हैं मित्रगण कि स्वतंत्र जो प्रेस होती है वह ये मुख्य तत्व होती है इसकी। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि इसी को आप कैग भी बोलते हैं द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है किसके बनती है? पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो बनती है भारत के राष्ट्रपति की या उच्चतम न्यायालय की या संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो पहली जिम्मेदारी जो बनती है मित्रगण वह बनती है भारतीय संसद की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11वें का उत्तर जो है वह है क्या? संसद, यानी कि उत्तर सी है। ठीक है, अब इस तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप लोग देखिएगा 12वां क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखिएगा कि 2014-15 में भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान कितना था? कितना योगदान था? ठीक है, तो यह करंट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा कि 72 से 74%। मित्रगण, आपको सेवा क्षेत्र अगर बताएं तो सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर आप सेवा करते हुए किसी लोग को देखते हैं, लोगों की। सर्विस सेक्टर का मतलब यहाँ पे सेवा प्रदान करना, जिसमें विनिर्माण कार्य नहीं होता है, केवल सर्विस दिया जाता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है? सर्विस देता है पेशेंट को। ठीक है, वकील क्या करता है? सर्विस देता है अपने मुवक्किल को। ठीक है, अगर आप देखते हैं टीचर को तो क्या करता है? सर्विस देता है। अगर किसी मैकेनिकल को देखते हैं तो क्या करता है? सर्विस देता है। ऐसी चीज़ें जो है सर्विस सेक्टर कहलाती हैं या सेवा क्षेत्र कहलाती हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान अगर आप देखते हैं तो भारत के जो जीडीपी में है योगदान वो सबसे अधिक है। इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो दूसरे नंबर पर है योगदान वह है विनिर्माण क्षेत्र का, यानी कि कंपनियां फैक्ट्रियां जो हैं जहां पे कार्य हो रहे हैं, उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का, वो हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपका भारत की जो कि रीढ़ मानी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसको आप कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, वो है। मित्रगण, अगर आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के टाइम पर तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है कृषि का ही था, लेकिन आज के समय पे अगर आप देखते हैं धीरे धीरे कृषि का योगदान घटता जा रहा है। परसेंटेज ये जो आप देख रहे हैं ये योगदान जो है इसमें परसेंटेज का वो कम होते जा रहा है। आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में तो वह बहुत ही कम हो चुका है। वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो यह 15 से 17 के करीब में है। कितना? 15 से 17 के करीब में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के। आपके सामने 13वां क्वेश्चन है, 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर माना जाता था या मान था।
ठीक है। तो सकल प्रजनन दर जो था जो 2013-14 में वह कितना था, तो वह था 2.3। अच्छा, सकल प्रजनन दर अगर आपको बताएं तो सकल शब्द से ही आ रहा है कि संपूर्ण प्रजनन दर, यानी कि कोई भी महिला अपने जीवन काल में एक औसतन कितने बच्चे को जन्म दे रही हैं, उसी का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है। तो वह जो था 13-14 में वह था 2.3। ठीक है मित्रगण, आगे हम लोग देखते हैं अगर, तो 14 क्वेश्चन है आपके सामने। वह है, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, थोक वस्तु की कीमत सूचकांक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, या जीवन निर्वाह सूचकांक है। तो इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो इसका जो होगा वह होगा उपभोक्ता कीमत का जो है सूचकांक। और उपभोक्ता कीमत का जो सूचकांक ये निकाला जाता है वो थोक वस्तु की जगह पे जो है ये फुटकर वस्तु कीमत के सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो होता है क्या होता है, कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये खुदरा कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। 15वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान के लिए विधिक रूप से मान्य है। मतलब कि किसी वस्तु को अगर आप खरीदते हैं तो कितने रुपए तक उसको आप भुगतान कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे अगर, तो इसका उत्तर है 10 रुपये तक आप जो है किसी को 50 पैसे का सिक्का का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है मित्रगण, ये है बहुत से लोग जो है जानते नहीं रहे होंगे। 2015 में जब ये क्वेश्चन आया होगा बहुत लोगों का ही गलत हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, कौन सा शहर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वे में भारत के 476 शहरों में से स्वच्छ भारत रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ रहा? तो इसमें आप लोग देखिएगा 16 का आंसर वो है मैसूर। ज़्यादातर इस टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो इंदौर ज़्यादा स्वच्छ में आ रहा है। ठीक है मित्रगण, तो आगे हम लोग देखते हैं एक चीज़ और, अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आ सकता है। बार बार क्वेश्चन जो है मतलब चेंज करके आता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन तरह तरह के आएगा। तो यह कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014, यानी कि मोदी जी जब आए थे। ठीक है, 14 में। तो 2 अक्टूबर 2014 से जो है स्वच्छ भारत का शुरुआत किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय का मतलब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें 17वें का जो है मैग्नीज क्लोराइड। ठीक है, यह क्या है? यह एक अनुचुंबकीय है। ठीक है, जो कि चुंबक के विपरीत कार्य करता, अनुचुंबकीय। इसमें देखिएगा 18वां, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटना है? यहाँ पे आप लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो देख रहे हैं, ये ऊंचाई अपचाई भी आप लोग मिलता होगा, उसको देखे होंगे। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर जो है इसको इस तरह से पढ़े होंगे। तो यह जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटना है? उसमें जो है धारा है। ठीक है, क्या है? धारा। इसमें क्या होता है आपको हम बताएं अगर, तो इसमें वोल्टेज जो है बढ़ जाती है और धारा जो है वो घट जाती है। ठीक है, वोल्टेज जो है बढ़ जाता है और धारा घट जाती है। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे ना, ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो जब ज़्यादा लोड आ जाता है तो क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो उसको जब नया ट्रांसफार्मर लग जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। बड़ा ट्रांसफार्मर लग जाता है तो भी जो है क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइएगा।
सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा कौन सा है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कैसा प्रदूषण है? यह वायु प्रदूषण का है। ठीक है, तो SO2 प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है। कौन सा पौधा जो है इसके लिए है? तो इसके लिए काई या लाइकेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। भूजल या भूमि जल तनाव की माप की जाती है, वह किससे की जाती है? वो ODR मीटर से, पेनिटोमीटर से, टेंसियोमीटर से या कैल्सीमीटर से? तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है C। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन A जो है गाजर, ये तो सही है। विटामिन E ताड़ का तेल, विटामिन D कार्ड यकृत तेल, विटामिन B धान की भूसी। ये धान की भूसी वाला जो है ये विटामिन E देता है, तो B कहाँ मिल जाएगा भैया? यही वाला जो है सही होगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, इसका आप लोग व्याख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमने दे दिया है। विटामिन A किस किस में मिलता है आप देखिएगा, गाजर में, दूध में, मक्खन में। ठीक है, कैरोटीन युक्त विटामिन होता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं विटामिन E को, तो ये जो होती हैं ये हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, हरी पत्तियां, अंकुरित गेहूँ और अंडा। ठीक है, और विटामिन D अगर देखते हैं कार्ड यकृत तेल, मक्खन, मछली का तेल आदि। ठीक है, सूर्य से तो आप लोग जानते ही हैं। सूर्य में अगर आप लोग विटामिन D लेना चाहते हैं तो आप लोग सुबह में ही लीजिएगा विटामिन। ये नहीं कि धूप खूब कस के हो रहा हो और आप विटामिन D लेने जाएं, तब क्या होगा? आपको रेडिएशन मिलेगा। विटामिन D मॉर्निंग में ही मिलता है जब सूर्य निकल रहा हो। ठीक है, विटामिन B में जो होता है अगर किस किस में देखा जाए तो यह दूध में, ईस्ट में, मांस, सब्जी, दाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है, किस चीज़ की कमी होती है? तो मित्रों ये आप सभी लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन की कमी जहाँ पे होती है वहीं पर जो होती है ऐसे कीटभक्षी पौधे जो होते हैं उसी में उगते हैं, और वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? इन कीट को खाते हैं या कीड़ों को खाते हैं। ये क्या होते हैं? मांसाहारी पौधे होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में यह मेघालय में मिलेगा जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? इसमें से आप लोग देखिएगा ग्लाइकोजन, स्टार्च, कैरोटीन और कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें से कौन सा जो है ऐसा है जो कि प्रोटीन है? कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? आप इसका उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर जो होगा वो है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन क्या है? एक प्रोटीन है जो ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करता है जिसमें रुधिर जो होते हैं वो रुधिर कोशिकाएं वो नहीं होती हैं, यानी कि उसमें बिना रुधिर कोशिकाएं जो होंगी वो ऐसी कोशिकाओं का अगर निर्माण कर रहा है जिसमें रुधिर कोशिकाएं ना हो, तो जाहिर सी बात है इस कोशिका को जब आप काटेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। तो ऐसी कोशिका आपके शरीर में कौन है? ऐसी कोशिका आपके शरीर में नाखून हो गया, बाल हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आप काटते हैं तो इससे क्या होगा? ब्लड नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एक चीज़ और जानिएगा मित्रों कि विटामिन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ जो है जल में घुलनशील होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। यदि जल में घुलनशील की अगर आप से हम बात करें तो विटामिन B और C ये जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो अन्य विटामिन है जैसे A हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, ये सभी विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा
उसकी व्याख्या भी हमने दे दिया है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, इस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ये खट्टे पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इसलिए साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। अगर आगे हम देखते हैं वसा में घुलनशील जो हैं, तो उसमें से आपके विटामिन जो हैं वो ए हो गया, डी हो गया, ई, के भी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इसका आंसर मिल गया होगा आपको। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 यानी 25। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश जो पाते हैं वो कैसे पाते हैं? तो प्रकीर्णन के द्वारा पाते हैं, हर किसी को पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 26। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्न में से कौन है? सबसे उत्तम चालक शुद्ध जल होगा, ये तो कतई नहीं हो सकता भैया। समुद्री जल, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी में तो कतई नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ होती है लकड़ी को लगा दिया जाता है कि है कुचालक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि उष्मा का भी कुचालक होता है। आप चाय का जो केतली होता है उस पर देखते होंगे लगा रहता है। तो इस तरह से प्लास्टिक भी नहीं है। ठीक है, समुद्री जल जो होता है यह होता है, जल तो यह भी है, ये शुद्ध जल यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, तो नहीं होगा। समुद्री जल जो होता है यह खारा होता है, तो इसलिए यह जो है उत्तम, इन सभी में उत्तम देखा जाए तो यह सबसे उत्तम चालक होगा। वैसे अन्य चीज़ों में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम चालक जो होता है वो कौन सी धातु होती है? तो वह होता है कापर। ठीक है, तो इसमें समुद्री जल जो है आप अगर देखेंगे तो समुद्री जल में क्या होता है? लवणता होती है, यानी कि क्षारीयता होती है, यानी इनमें नमक होता है। तो इसलिए यह क्या होता है? ज़्यादा सही चालक होता है। आपको उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताएं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब गांव में बिजली की जो होती है वोल्टेज कम हो जाती है तो आप क्या करते हैं? अर्थ लगाते हैं, ज़मीन में खोदते हैं, उसमें एक जो है एंगल जो भी होता है, आप लोहे की राड को गाड़ते हैं और इसके बाद उसमें से तार अटैच कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? आपका अर्थिंग बढ़ जाता है। कभी कभी फिर भी नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं? कभी कभी गोबर उसमें डाल करके वो करते हैं, और नहीं तो नमक डालने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जब नमक डाल देते हैं तो क्या होता है? आपका लाइट का जो होता है वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप क्यों नमक डालें? इसीलिए क्योंकि वह उत्तम चालक होता है। ठीक है मित्रगण, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय वन्यजीव परिषद की जो स्थापना की गई थी अगर हम बताएं तो वह किया गया था 1982 में। ठीक है, लेकिन वर्ष 1952 में भारत सरकार ने वन्यजीव के संरक्षण के लिए इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी IBL का गठन किया था। ठीक है, यह 1982 में जो ये किया गया भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना, तो वह जो किया गया था वह देहरादून में किया गया है। इसकी जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल के तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त होते हैं? निम्न में से किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही प्राप्त होते हैं? सनई, आप लोग बताइए, सनई से जो है तेल और रेशा दोनों प्राप्त होते हैं? नहीं होता है। ठीक है, तेल और रेशा दोनों नहीं प्राप्त होता है। जूट, इससे केवल रेशा प्राप्त होता है, तेल नहीं प्राप्त होता है। सरसों, इससे तेल और खली प्राप्त होता है, रेशा नहीं। अलसी जो होता है इससे तेल और रेशा दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 पर। फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो आप लोग बताइएगा। चना और मूंग नहीं, चना एवं अरहर हाँ, अरहर और मूंग नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा मित्रों कि चना और अरहर जो है यह दाल का जो पूर्ति करता है 75% से अधिक पूर्ति करता है। एक चीज़ और आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत ही करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी यही करता है। सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करने का मतलब अगर देखें तो यहाँ पे दाल जो है यह तीनों ऋतुओं में किया जाता है, यानी कि खरीफ, जायद और रबी, तीनों ऋतुओं में किया जाता है दाल का उत्पादन। इसके बावजूद भी आप देखते होंगे दाल का रेट किस तरह से भागता ही रहता है।
हर कोई परेशान रहता है। ठीक है, सरकारें भी इससे गिर जाती हैं दाल का रेट बढ़ने से। ठीक है, आगे देखिएगा। हर सरकार राजनीति करती है रेट को लेकर के, लेकिन रेट वही रखते हैं हर कोई, दूसरा भी आएगा तो भी। तो इसमें देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोले दागने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बना? तो इसमें आपका आंसर जो होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है मित्रगण, इसका आंसर जो आपको है वो बताना है कि कौन है। सुनील छेत्री। ये सुनील छेत्री जो हैं यही हैं, इसके उत्तर इस तरह से हो गया। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि जो आज का वीडियो रहा ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो जो देखे हैं तो इस चैनल पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप अपने मित्रों से भी इस चैनल के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।